नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्कि पहले विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य पर बात करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य। अ, समय है लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। हाँ, बिल्कुल। और इसकी जानकारी हमें कई अलग-अलग स्रोतों से मिलती है ना? जैसे साहित्यिक ग्रंथ है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो है ही। हाँ, और फिर विदेशी यात्री भी थे जैसे मेगास्थनीज। उनका विवरण भी काफी कुछ बताता है। और पुरातात्विक स्रोत तो हैं ही, खासकर अशोक के शिलालेख, वो तो अपने आप में एक खजाना है। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके मुख्य शासक कौन थे और इसकी विरासत क्या रही, इसे थोड़ा गहराई से समझे। चलिए, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। कहते हैं आचार्य चाणक्य की मदद से उन्होंने नंद वंश को हराया। हाँ, पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व के आसपास, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। नंद वंश उस समय काफी शक्तिशाली था। बिल्कुल। और फिर उन्होंने सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। ये भी एक बड़ी घटना थी। हाँ, और संधि के तहत उन्हें पश्चिम में काफी बड़ा इलाका मिला, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान। इतना ही नहीं, एक कूटनीतिक विवाह भी हुआ सेल्यूकस की बेटी का चंद्रगुप्त से, और मेगास्थनीज राजदूत बनकर यहीं आए थे। सही। और चंद्रगुप्त के जीवन का अंत भी मतलब काफी अलग है। कहते हैं वो जैन बन गए थे आखिर में। हाँ, श्रवणबेलगोला चले गए थे कर्नाटक में, और वहीं संथारा से प्राण त्यागे। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार। यूनानी स्रोतों में उनका नाम अमित्रघात मिलता है। अच्छा, शत्रुओं का नाश करने वाला। हाँ, उन्होंने साम्राज्य को बनाए रखा और शायद दक्षिण की तरफ थोड़ा विस्तार भी किया। सीरिया के शासक से उनके अच्छे संबंध थे। लेकिन मौर्य इतिहास का जो सबसे ज्यादा चर्चित अध्याय है वो शायद अशोक के साथ शुरू होता है। बिल्कुल। बिंदुसार के बाद अशोक आए। लगभग 273 ईसा पूर्व में सिंहासन मिला, पर राज्याभिषेक कुछ साल बाद हुआ। और फिर आया वो निर्णायक मोड़ 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध। कहते हैं उसमें जो रक्तपात हुआ, जो विनाश हुआ, उसने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा? बहुत ज्यादा। उसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी एक नई नीति शुरू की, धम्म। धम्म, ये क्या था असल में? कोई नया धर्म चलाया उन्होंने? नहीं नहीं, धर्म नहीं था। मतलब इसे आप नैतिक नियमों का एक समूह कह सकती हैं। अहिंसा, बड़ों का आदर, दास सेवकों से अच्छा व्यवहार, सहिष्णुता, ये सब। अच्छा। और सबसे खास बात ये थी कि अशोक ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राज्य की शक्ति और संसाधनों का इस्तेमाल नैतिकता और जन कल्याण के प्रचार के लिए किया। ये अपने आप में अभूतपूर्व था। और ये प्रचार उन्होंने किया कैसे? लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कैसे? शिलालेखों के जरिए। और एक कमाल की बात है, हाँ, ये तो हम सब ने सुना है, अशोक के स्तंभ और शिलालेख। हाँ, उन्होंने अपनी शिक्षाएं, अपने प्रशासनिक आदेश सब पत्थर पर खुदवा दिए, स्तंभों पर, चट्टानों पर। और भाषा? किस भाषा में? ज्यादातर प्राकृत में, जो समय आम लोगों की भाषा थी, और लिपि थी ब्राह्मी, जिसे पढ़ना आसान था। संस्कृत का प्रयोग कम था। तो एक तरह से ये उस जमाने का मास कम्युनिकेशन था। शासक सीधे अपनी प्रजा से बात कर रहा था। जैसे वो 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में उनके पश्चाताप का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। बहुत मार्मिक वर्णन है उसमें। और कुछ छोटे शिलालेख हैं, जैसे मस्की वाला। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें पहली बार उनका नाम अशोक मिलता है। वरना तो देवनाम पियदस्सी ही मिलता है ज्यादातर। हाँ, देवताओं का प्रिय, देखने में प्रिय। उन्होंने धम्म महामत्त नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए थे। अच्छा, इनका क्या काम था? इनका काम था धम्म का प्रचार करना, लोगों को नैतिक आचरण के बारे में बताना, और ये देखना कि प्रशासन जन कल्याण के लिए काम कर रहा है या नहीं। उन्होंने तो अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? हाँ, बौद्ध धर्म के संदेश के साथ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या? कि ये जो धम्म नीति थी, क्या ये पूरी तरह से सिर्फ एक आध्यात्मिक बदलाव था, या इसमें कुछ राजनीतिक सोच भी थी? मतलब इतने बड़े विविध साम्राज्य को जोड़ने की कोशिश। ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, अलग अलग तरह के लोग थे। बिल्कुल। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि धम्म नीति ने एक तरह का नैतिक गोंद का काम किया होगा, एक साझा आधार दिया होगा सबको। तो ये सिर्फ धर्म प्रचार नहीं, बल्कि शासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया तरीका भी था। और उनका प्रशासन में से भी काफी व्यवस्थित था, है ना? हाँ, काफी मुनज्जिम था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और केंद्र यानी प्राच्य।
हर जगह राज्यपाल होते थे, अधिकारी होते थे। मेगास्थनीज ने भी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की काफी तारीफ की है अपनी इंडिका में। हाँ, हालांकि वो एक भारी नजरिया है यूनानी। बिल्कुल, वो ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम सार निकालें तो मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को राजनीतिक तौर पर एक किया। हाँ, चंद्रगुप्त ने नींव रखी, बिंदुसार ने उसे बढ़ाया, लेकिन अशोक ने उसे एक नैतिक दिशा दी जो बहुत अनोखी थी। बिल्कुल। वो धम्म नीति, वो शिलालेख, वो सहिष्णुता का संदेश, इसका असर बहुत गहरा और स्थायी रहा। भारतीय इतिहास पर और शायद दुनिया पर भी। हाँ, और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। अशोक ने कोशिश की एक विशाल साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि नैतिकता और धम्म के सहारे चलाने की। पर क्या ये तरीका, चाहे तब हो या आज, क्या ये वाकई एक बड़े और जटिल राज्य को लंबे समय तक टिकाए रख सकता है, खासकर जब बाहरी और अंदरूनी चुनौतियां हों? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। नेतृत्व और शासन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल।